दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपने टग ऑफ वॉर की गेम का नाम सुना होगा, जिसको हम रस्साकशी भी बोलते हैं, जिसको हम गेम ऑफ रोप्स भी बोलते हैं, कि जिसमें दो टीमें रस्से को खींचती हैं अपनी अपनी तरफ और अल्टीमेटली जो रस्से को पूरा खींच लेता है, लाइन एक लाइन होती है उसके उधर खींच लेता है तो वो जीत जाता है। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन जिसमें एक साइड के रस्सी के एक साइड में एक यंग पर्सन 30 ईयर एज, फुल ऑफ यूथ, फुल ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग सब कुछ है, और दूसरी साइड में मान लो चार बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे जो हैं, टीनेजर्स खड़े हैं और वो खींच रहे हैं, एक तरफ चार और एक तरफ एक। तो अल्टीमेटली कौन विन करेगा? तो बड़ा एक ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इमेजिन करोगे कि शायद हाँ ये यंग मैन है, ये जीतेगा। कोई सोचेगा कि नहीं, ये चार बच्चे हैं, ये जीतेंगे। एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ इससे ऐसे ही होता है। बहुत सारे जब कॉस्मिक इवेंट एक साथ आ जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि किस कॉस्मिक इवेंट की इसकी क्या कितनी वेटेज दी जाए। तो उस वेटेज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट विल गो अप और डाउन, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हमने फोरकास्ट की थी कि 4 जुलाई से 14 जुलाई तक मार्केट डाउन रहेगी इन टोटलिटी। हालांकि बोला ये भी क्लियर बोला था कि कुछ सेक्टर 180 डिग्री पे चलेंगे, मतलब कुछ सेक्टर जैसे ऊपर चलेंगे तो कुछ सेक्टर नीचे भी चलेंगे। आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर वीक था, ऑयल मार्केटिंग वीक थी, देन स्पेशलिटी केमिकल वीक थे, और भी कई से जो वीक थे। और प्लस साइड में आईटी देखो, आप मेटल देखो, स्टील देखो, कितने कहाँ से कहाँ, जिंदल स्टील देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, इवन टाटा स्टील, हिंडाल्को, इस तरह के शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इवन आईटी की भी देखो शेयर कितनी बड़ी चाल आई है इस हफ्ते के अंदर, कि मोस्ट ऑफ दी जो मीडियम मिड कैप जो आईटी स्टॉक्स हैं उनका देखो, परसिस्टेंट हो गया, एम्फोसिस हो गया, या ये टेक महिंद्रा हो गया, इवन जो लार्ज कंपनीज हैं जो टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, उनमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो दिस वाज इसलिए कि एक जब पीरियड के अंदर बहुत सारे कॉस्मिक इवेंट हो रहे हैं तो डिटरमाइन करना मुश्किल रहता है। तो अगर हम बोलें कि वेदर माई फोरकास्ट वाज सक्सेस और इट वाज फेलियर, तो मैं कहूँगा फ़िलहाल तो मैं मानूंगा कि आई थिंक इट इज़ नॉट लेस देन 75% सक्सेसफुल। ये एक फोरकास्ट थी कि भाई 4 जुलाई से 14 जुलाई तक मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, तो अगर आपको याद हो कि मैंने 4 स्टॉक का नाम दिया था। ये हमने कहा था ये मारुति मुझे वीक लग रहा है, बीपीसीएल वीक लग रहा है, टेक महिंद्रा पॉजिटिव लग रहा है, और साथ में पावर स्टॉक पे पॉजिटिव लग रहे हैं। हमने मारुति का स्टॉक 9911 का फ्यूचर हमने बेचा था, जो कल 300 रुपये का प्रॉफिट उसने करीब दिया। साथ में ही हमने 70 मारुति का 9500 का कॉल ऑप्शन जो था, हमने पहले दिन, जिस दिन हमने संडे को वीडियो बनाया था, वेरी नेक्स्ट डे हमने 424 रुपये में हमने कॉल ऑप्शन बेचा था, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जो 100 पॉइंट नीचे आ गया था, और हमने कहा था प्रॉफिट बुक कर लो क्योंकि यहाँ से ओवरसोल्ड है मारुति और यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर गया, जब वापस नीचे आ रहा था 430 पे हमने फिर वही ऑप्शन 9500 का कॉल ऑप्शन फिर बिकवाया, जो कल 200 रुपये नीचे था। 200 रुपये का मतलब हो गया 20,000, और जो हमने 9911 पे बेचा था उसमें 30,000, और जो हमने एक बीच में बेचा था 424 का बेच के और 300 पे कवर किया, तो उसमें 10,000। मतलब अलोन अकेले मारुति ने 60,000 का प्रॉफिट दिया है। उसके अलावा बीपीसीएल जो हमारा लास्ट टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, हमने बीपीसीएल इस बार फिर बिकवाया 287.7 पे या कितने पे बिकवाया था, 10 रुपये वो नीचे आ गया था। तो 10 रुपये का मतलब उसका लॉट साइज़ आई थिंक 1800 है या कितना है, तो 18,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा हमने कहा था टेक महिंद्रा हमें पॉजिटिव लग रहा है। टेक महिंद्रा हमने 1134 पे बाय कराया था, और वो 1230 कल चला गया था। 1230 करीब 100 ऑलमोस्ट 96 रुपीज़ का प्रॉफिट उसमें। आप इमेजिन करो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। उसके अलावा हमने सन फार्मा लिया, 1042 पे लिया, कल 1079 पे निकाल दिया, उसमें भी 25,000 का प्रॉफिट हुआ। देन देयर वाज ग्लेनमार्क फार्मा, जो 680 पे हमने बाय कराया, 704 चल रहा था कल, उसके अंदर भी करीब 31,000 का। एक्सिस बैंक हमने बिकवाया था 975 पे, और मैंने एक बारी पहले कहा था कि मैं आपको 950 ज़रूर दिखाऊंगा विद इन फ्यू वीक्स।
तो कल 951 या 950 के करीब हुआ, 975 में बेचा हुआ, 951 का मतलब 24 रुपीज़ का प्रॉफिट, 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 625 का लॉट है या कितने का है, तो आप देखो कितना प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा हमने कहा था सीमेंट स्टॉक वीक लग रहे हैं। अंबुजा सीमेंट हमने 432.5 पे बिकवाया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। 415-16 के आसपास आज मैं कहा था, यहाँ पे 17-18 रुपये मिल रहे हैं। उसका जो लॉट साइज़ है आप देखो, आप उसके हिसाब से करीब 30,000 का या मोर देन दैट प्रॉफिट होगा। इनमें वो शेयर अभी मैं काउंट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जिंदल स्टील, ल्यूपिन, या जो लास्ट वीक के थे, कई स्टॉक थे जो लास्ट वीक वाले थे, वो चल रहे हैं, वो या चल गए या बंद कर दिया हुआ। सिर्फ मैं इसी वीक की बात कर रहा हूँ। इसी वीक में जैसे मारुति के अलोन 60,000 दिया, 55,000 दिया करीब टेक महिंद्रा ने, और BPCL ने करीब 18,000 रुपये दिया, जो चार ट्रेड में बता चुका हूँ। अब इसके बाद कोई बोले कि जी आपका वीडियो देख के मुझे नुकसान हुआ है, तो मेरे ख्याल में या तो उसे स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए या फिर अपनी कुंडली को दोबारा चेक कराएं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम यहाँ पे 3 लाख के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और लोग बोले कि हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे 3 लाख नहीं हुआ, उसका 50% हुआ, 25% हुआ, 10% हुआ। 10% भी अगर 3 लाख का प्रॉफिट लो तो 30,000 भी अगर आपने नहीं कमाया तो आप छोड़ दो स्टॉक मार्केट। मैं तो अभी बात नहीं कर रहा गोल्ड सिल्वर क्रूड की, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। 7,000 रुपीज़ जहाँ से हमने बाय करवाया था, 7,000 रुपीज़ जो है सिल्वर चला। हालांकि हमने 74 के ऊपर कॉशन देना शुरू कर दिया। हमने कल 75,000 के अराउंड 75,900 के अंदर हमने शॉर्ट करवाया है। गोल्ड को शॉर्ट कराया, क्रूड को शॉर्ट कराया। क्रूड को हमें 6345 के करीब था जब हमने कहा था शॉर्ट करो, यहाँ बेचो। यहाँ पे गोल्ड जो था वो आई डोंट रिमेंबर, बस 59,300 के आसपास हमने कहा था यहाँ बेचो, यहाँ से आपको अच्छा मिल जाएगा। सिल्वर जो हमने कहा था $21 से की मूव आएगी, $1 से ज़्यादा की मूव आई, अभी वो ओवरबॉट है। डॉलर टर्म के अंदर सिल्वर जो है कभी भी $24.2 आ सकती है, तो इस बात का ख्याल रखना। हमने शॉर्ट करवा चुके हैं, लेकिन अभी और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस है। मैंने US के भी चार्ट देखे हैं, यहाँ के भी चार्ट देखे हैं। यहाँ के हिसाब से मेरे ख्याल में 73,000 एंड बिलो इट कैन गो, although both gold and silver are still in positive period, but this is a temporary fall which will come। तो आप इमेजिन करो, अगर 5,000 भी कमा लिया आपने सिल्वर में, 2,000 भी कमा लिए, और गोल्ड के अंदर आपने 1,000 रुपये कमा लिया, या क्रूड के अंदर 200-300 रुपये कमा लिए, तो कितना हो गया। इतना सब प्रॉफिट होने के बाद अगर कोई बोलता है कि हमें लॉस हो गया जी, ये हो गया। इस बार तो हमने कई कॉल और पुट भी बाय कराए, अंबुजा सीमेंट का कॉल पुट दोनों बाय कराए, और कई और भी हैं जो हमने बाय कराए। काफ़ी सारे हमने इस बार बाय कराए थे। सन फार्मा का भी बाय कराया था, और भी 2 स्टॉक्स थे। अभी इसमें बहुत सारे स्टॉक्स तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिसमें 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 हुआ, कुछ हुआ, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। तो नटशेल में इतना प्रॉफिट होने के बाद भी अगर वाकई में आई विल बी शॉक्ड रादर कोई बोले कि मुझे नुकसान हुआ है। दोस्तों, मैं हूँ गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, क्वालिफाइड हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल के अंदर भी आचार्य की डिग्री है, और टेक्निकल एनालिस्ट में CFT सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन जो होता है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट का होता है, USA चैप्टर का। जब इंडिया में वो चैप्टर नहीं खुला था IFT का, मैं तभी उसी टाइम US के 2005 के अंदर मैंने कर लिया था। तो आई एम ए क्वालिफाइड एनालिस्ट इन एज वेल एज क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। एंड एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ, although I am qualified, my qualification is recognized by SEBI, बट मैं SEBI में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और दूसरी बात, एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ, डिस्क्लोजर जो भी है, कि मेरी अपनी कोई पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं है। मैं नहीं करता हूँ काम टू रिमेन अनबायस्ड इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप बायस्ड हो जाते हो, आपने प्लस पोजीशन कर लिया, तो आपको सब हरा ही हरा दिखाई देगा। अगर आपने शॉर्ट कर दिया है तो आपको सब जगह लाल लाल दिखाई देगा। तो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपका माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है जिस साइड में आपकी पोजीशन होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर वही बातें 4 दोहरा दूँ। हॉरोस्कोप चेक कराओ, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, एंड टाइम टू टाइम प्रॉफिट करो, ये सब ज़रूरी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर, और उसके बाद बात करेंगे हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। टेक्निकल के में जैसे बताया 6 चार्ट हैं,
इस बार मैंने S&P 500 की जगह डॉ जोन्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि S&P 500 ने हमारा टारगेट 4500 अचीव कर लिया, लेकिन डॉ जोन्स ने जो पैटर्न बनाया है वो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें अगर ब्रेकआउट हो गया तो डॉ जोन्स का जो टारगेट है दैट विल बी अराउंड 38,000 इन से 1 ईयर मैक्सिमम। और निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है उसका टारगेट हम 21,000 का तो मैं पहले दे चुका हूँ, पर अब जिस पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है इसका टारगेट हो सकता है 22,500, प्रोवाइडेड पैटर्न फेलियर ना हो जाए, क्योंकि 16,818 पे 28 पे जो बॉटम बना था मार्च के अंदर और जुलाई के अंदर, अब तक आते आते इट हैज़ रिजन बाय मोर देन आई थिंक 2,700 पॉइंट्स राइज कर चुका है। मेरे ख्याल में निफ्टी जो है करीब 14.6% राइज किया और बैंक निफ्टी ने इसी पीरियड के अंदर 16.2% ज़्यादा है, मतलब बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट में आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मतलब टेक्निकल सिचुएशन क्या है। तो लेट अस गो टू टेक्निकल पार्ट, देन विल कम बैक टू एस्ट्रोलॉजी। आओ देखते हैं कि टेक्निकल सिचुएशन इंडाइसेस की और कुछ कमोडिटीज की क्या है। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। निफ्टी के डेली के चार्ट में जो ये एक रेजिस्टेंस था 19,000 से लेकर के 19,050, मैंने 2-3 हफ्तों से बोल रहा था कि यहाँ से ये क्रॉस करेगा तो ये काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। इस पैटर्न के हिसाब से जो 19,000 को इसने ब्रेकआउट किया है, कम से कम टारगेट इसका 21,000 है। और अगर हम लंबा चार्ट देखें जिसमें ये पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी को 22,500 जाना चाहिए विद इन 1 ईयर, क्योंकि ये डेली का चार्ट है, इसका स्विंग ट्रेडिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग जनरली देखते हैं 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, ये देखते हैं, लेकिन ये डेली के चार्ट है और ये टारगेट जो है ये इमीडिएटली नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन फॉर स्विंग ट्रेडर्स ये उसके लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ को वो फॉलो करके अपनी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, ना बना सकते हैं। लेट अस सी नाउ हमारा दूसरा चार्ट क्या है। दूसरा चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर ये 5 मिनट का चार्ट है और इस 5 मिनट के चार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि ये एक चैनल पैटर्न बन रहा है जो पिछले कुछ दिनों से बन रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस वो है करीब 44,950 और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 45,025, मतलब 75 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा तो कम से कम 500 पॉइंट की अप मूव वी कैन सी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। और सिमिलरली अगर वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता तो इट विल गो डाउनवर्ड टुवर्ड द सपोर्ट ऑफ 44,500 to 550। इन नटशेल इट इज ए बुलिश पैटर्न, ब्रेकआउट देगा, सपोर्ट लेगा यहाँ पे और वापस चल पड़ेगा अपने 45,600 के 45,900 to 46,000। Now let us see the next chart, that is Dow Jones Industrial Average। नॉर्मली मैं S&P 500 का चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि मैं उसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। S&P 500 ने हमारा जो टारगेट था 4500 का वो अचीव कर लिया और वहाँ पे ओवरबॉट है S&P 500 और नैस्डैक भी ओवरबॉट है। अगर आप ये टॉप देखो, ये जो 34,712 का, डॉ जोन्स इस टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया इस दौरान, जबकि S&P 500 और नैस्डैक ने इक्वलेंट टॉप जो था वो क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब डॉ जोन्स ही है जो इसको फॉलो करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसने एक बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है यहाँ पे। इसका टारगेट अगर ये बुलिश ब्रेकआउट दे के ऊपर चलता है तो इसका टारगेट कम से कम 38,000 का हो जाएगा। ये वो टारगेट है जो मैंने 7-8 महीने पहले दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि S&P 500 4500 और नैस्डैक 16,000 और डॉ जोन्स 38,000 तक जा सकते हैं इन एज पर डेली एंड वीकली चार्ट्स की बात है। तो डॉ जोन्स को ये रेजिस्टेंस पार करना है
अभी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल ऐसे इवेंट हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कन्फ्लिक्टिंग हैं, कंफ्यूजिंग हैं, तो क्या होगा उनका ये पता नहीं है, बट टेक्निकल सिचुएशन ये है। नाउ लेट अस गो टू गोल्ड। गोल्ड में अगर आपने देखा होगा, मैंने दो तीन हफ्तों से बोल रहा हूँ कि गोल्ड जो है 1900 और 1945-50 के करीब के अंदर चल रहा है, और यहाँ पे इसने एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। इसका टारगेट मिनिमम 1975 से 1990 तक हो सकता है। अभी इसने 1967 टच किया है, करेक्टिव डिक्लाइन थोड़ी सी आ रही है, लेकिन डिक्लाइन पे फिर बाइंग बनती है क्योंकि इसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं। लॉन्ग टर्म की बात हम बाद में देखेंगे कि वेदर इट इज हेडिंग फॉर 2085 और नॉट, वो बाद में देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये सिचुएशन है अभी फिलहाल। तो बात करें अगर सिल्वर की, आई हैव बीन मेंटेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम कि सिल्वर इज हेडिंग फॉर $27 प्लस, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो ये $22 तक आ गया था, $22 से लेकर के $25, $25.67 कितनी जल्दी आया है ये आपने देखा होगा। और यहाँ से सिर्फ ये $1.4 पीछे है हमारे पहले टारगेट $27 के। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये डेली का 60 मिनट का चार्ट है, लेकिन अगर हम 1 मिनट और 5 मिनट की चार्ट की बात करें तो सिल्वर बहुत बुरी तरह ओवरबॉट है और इसमें करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है, विच कैन बी 24.25 के करीब आना चाहिए। रुपीस टर्म में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ अपने सब्सक्राइबर को कि यहाँ से 100% प्रॉफिट बुक करके थोड़ी शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इन इंडियन रुपी टर्म मेरे ख्याल में ये 73,000 और 72,000 के अंदर आ जाना चाहिए करेक्टिव डिक्लाइन पे। अब बात करते हैं हम क्रूड की। क्रूड ने मैंने आपको लास्ट वीक कहा था जब क्रूड यहाँ कहीं था कि इसने ऑलमोस्ट अंडर जब बुलिश ब्रेकआउट है तब ये 1 2 3 4 इन चारों को ब्रेकआउट दिया इसने, और मैंने कहा था 67 और 72 के अंदर ये कन्फाइंड है। जिधर भी ब्रेकआउट देगा वहां से $4.5-5 की मूव आ जाएगी। तो इसने वो जो $77 का हमने टारगेट दिया था 77 से ऊपर जाके और भी करेक्टिव डिक्लाइन स्टार्ट किया है, जो कि अभी 75.27 पे है, और ये उम्मीद है कि $74 पे भी आ जाएगा। 63 समथिंग 100 पे जब इंडियन रुपीस था हमने वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए बोला था, और वहाँ से $100 से ज़्यादा गिर चुका है। तो ये बात है। अब जैसे एक और चीज़ है कि लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, अगर क्रूड के थोड़े डेली चार्ट वगैरह में देखें तो क्रूड ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इस्टेब्लिश किया है, वो है $63-64 का, और यहाँ से जिस तरह का इसने पैटर्न दिया है इसका टारगेट बन जाता है $93 कुछ महीनों में। रिपीट कर रहा हूँ, $93 कुछ महीनों में। स्विंग ट्रेडर्स कृपया इस टारगेट को लेके अपनी पोजीशन नहीं बनाएं, क्योंकि ये पोजिशनल जो टारगेट है, और स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा है, हमने शॉर्ट किया है फॉर दी करेक्टिव डिक्लाइन टुवर्ड्स $74। तो ये थी टेक्निकल सिचुएशन मार्केट की। अब वापस आते हैं हम कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या लग रहा है। हाँ दोस्तों, तो अभी आपने देखा टेक्निकल्स में क्या पोजीशन है, निफ्टी के टारगेट कितने हाई बन रहे हैं, डॉ जोन्स के कितने बन रहे हैं, तो प्रोपोर्शनली नेस्डैक और S&P 500 भी उसी हिसाब चलेंगे, और सिल्वर ने कहाँ ब्रेकआउट दिया है, गोल्ड ने कहाँ ब्रेकआउट दिया है, वो सब आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कॉस्मिक इवेंट जिनको बोलते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें से एक तो है मार्स और सैटर्न का अपोजिशन, और दूसरा है वीनस का रेट्रोग्रेड होना, और तीसरा एक और भी है जो मैं इग्नोर कर गया या ओवरलुक कर गया या मतलब ध्यान नहीं रहा आपको बताना, वो है सन और प्लूटो का अपोजिशन इसी 2-3 दिनों के अंदर। 20 तारीख को मार्केट 17 को मार्केट खुलेगी, तो 17 को जो है सन जा रहा है कैंसर के अंदर, अपने फ्रेंडली इसके अंदर है, और मरकरी का 90 डिग्री आस्पेक्ट है जुपिटर के साथ। देन 17 को अमावस्या भी है, उसके बाद सीधा 20 तारीख को सन और नेपट्यून का स्क्वायर आस्पेक्ट, देन मरकरी एंड राहु का आस्पेक्ट, मार्स और सैटर्न का अपोजिशन जैसा मैं बता चुका हूँ 20 तारीख को है, और 21 तारीख को सन और प्लूटो का अपोजिशन।
मतलब 20 को एक, 21 को एक और 23 को वीनस रेट्रोग्रेड होगा। तो मतलब ये तीनों चारों जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और इस हफ्ते में लगता है काफ़ी उथल पुथल होगी। मेरे को लगता है काफ़ी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि हर जैसे टग ऑफ वार में मैंने बोला कि हर प्लैनेट जो है, हर एस्पेक्ट जो है, हर इवेंट जो है वो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा वो मैंने तो अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर दिया कि अगले हफ्ते के 3-4 दिन जो हैं पॉजिटिव रह सकते हैं। 20 तारीख के बाद अप टू एंड ऑफ द मंथ 31 तक मेरे को मार्केट डाउन लग रही है। ये मेरी फोरकास्ट है बेस्ड ऑन दी प्लानिटरी जो कन्फिगरेशन है इस टाइम का। तो इट कैन बी जैसे मैंने बोला है कि हर साइंस के अंदर 10-15% की मार्जिन आपको देना चाहिए फेलियर का भी। तो ऑल्दो कभी होता नहीं ऐसा कि मैंने बोला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे जाएंगे, जबकि निफ्टी जो चला गया 1100 पॉइंट लूज़ कर दिया, लेकिन निफ्टी उल्टा कॉन्ट्री ऊपर चला गया। ऐसा बहुत कम होता है। तो सेम थिंग मैं भी कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स अगले 3-4 दिन पॉजिटिव लग रहे हैं और उसके बाद 20 तारीख से लेकर के 31 तक ये वीक लग रहे हैं। बात करें अगर जो एस्ट्रोलॉजी के मैंने इवेंट बताए, आगे भी जो है प्लूटो और राहु, देन मरकरी और यूरेनस, बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हैं और सब पावरफुल है। मेन तो चीज़ है सब पावरफुल है। कौन अपनी गद्दी छोड़ेगा, कौन नहीं छोड़ेगा, किसके लिए छोड़ेगा पता नहीं है, लेकिन सारे पावरफुल इवेंट्स हैं ये। इनका असर आएगा, अगर अभी नहीं आया तो मे बी 1-2 हफ्ते के बाद, क्योंकि कई बार देखा है जैसे सैटर्न यूरेनस का आपको याद होगा 1921 के अंदर सैटर्न उस साल के अंदर सैटर्न यूरेनस के 3 स्क्वायर एस्पेक्ट आए थे। क्योंकि जो सैटर्न जब चल रहा था और रेट्रोगेट हुआ, वापस आया, फिर एक बार फिर रेट्रोगेट हुआ, फिर एस्पेक्ट हुआ, स्क्वायर एस्पेक्ट 3 एस्पेक्ट हुए थे, मुझे याद है। एक जनवरी के था, एक जून में था और एक दिसंबर की 24 तारीख को था। तो सेम थिंग अभी भी यही है। कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कुछ दिन के बाद काम करते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो काम करते हैं। जैसे गोल्ड पॉजिटिव पीरियड में आ चुका था, 30 जून को गोल्ड पॉजिटिव पीरियड में आ चुका था, लेकिन उसने स्ट्रेंथ कब दिखाई, जब सिल्वर ने भी शुरू कर दिया अपना। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के पॉजिटिव पीरियड में कुछ दिनों का फ़र्क था, 8-10 दिन का फ़र्क था, तो इसलिए उन्होंने तभी अपनी दिखाई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्ट तो कर देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है। नटशेल में इस हफ्ते भी जैसे मैंने कहा है कि 3-4 दिन पॉजिटिव हैं, तो मैं ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 4 दिन इज़ ए वेरी स्मॉल पीरियड टू टेक रिस्क। लेकिन जो रिस्क ट्रेडर हैं, जो नॉर्मल बिंदास काम करते हैं, जो जिनको कोई ऐसे ज़्यादा नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000 लाख 2 लाख नुकसान हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या लाख 2 लाख आ जाएँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए मैं कुछ सेक्टर और स्टॉक बताऊंगा, तो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट वीक में मुझे कुछ दिन ऑटो ठीक लग रहे हैं, बैंक ठीक लग रहे हैं, प्राइवेट बैंक ठीक लग रहे हैं, सीमेंट टेम्पररी ठीक लग रहे हैं, लेकिन सीमेंट वीक है अल्टीमेटली। फार्मा का भी ऐसा ही है, कुछ स्टॉक बुलिश है और कुछ स्टॉक बेरिश है। एक्सक्यूज़ मी। मिड कैप भी ऐसे ही रहेगा, ऑयल मार्केटिंग भी ऐसी रहेगी, क्योंकि क्रूड ने कल से गिरना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो थोड़ी पॉजिटिव रहें एक हफ्ते के लिए। FMCG मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 वीक। और शुगर जो है अभी तक नहीं चला, हमने बलरामपुर खरीदवाया था 2 बारी 380 पे और 386 पे के यहाँ ऐसे परचेज कराया था, तो बीच में एक दिन 393 चला गया था ब्रेकआउट देने के बाद, परंतु उसके बाद वो नीचे वापस 378 आ गया था। तो जिसने प्रॉफिट कमाया होगा तो कमा लिया होगा, नहीं कमाया तो आगे इस हफ्ते भी शायद चांस मिल जाएगा, क्योंकि शुगर सेक्टर मुझे इन टोटलिटी पॉजिटिव लग रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं कि कौन से स्टॉक्स मेरे को ठीक लग रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि ये वीक जो ऐसे है 4-5 दिन का राइज आएगा, उसके बाद अगले 10 दिन जो है मुझे वीक लग रहे हैं, तो उन 4 दिनों में कौन लोग कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे इस राइज को मैं नहीं पता, लेकिन मैं आई एम फ्रॉम माई साइड गिविंग यू कपल ऑफ स्टॉक्स विच आई थिंक शुड डू अकॉर्डिंग टू दी फोरकास्ट। सीमेंट सेक्टर मुझे अभी भी वीक लग रहा है, उसमें हमने गुजरात अंबुजा सीमेंट बेचा था हमने, वो 432.5 पे और 415 आ चुका है ऑलरेडी, तो हो सकता है, लेकिन 415 के नीचे जाएगा तो 20-30 रुपये और साफ हो जाएंगे। सेम थिंग विद ACC आल्सो। ACC हमने बिकवाया था 1792 पे,
वहाँ से 20-30 रुपये आ गए थे नीचे, लेकिन हमने कवर नहीं कराया, किसने अपने आप कर लिया होगा तो पता नहीं है, लेकिन ACC भी मुझे वीक लग रहा है। देन मारुति, जो हमने ऑलरेडी इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं 60,000 का, मारुति मुझे अभी भी वीक लग रहा है टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो जो भी अपॉर्चुनिटी अगर राइज़ की आएगी तो वी विल इंक्रीज अवर क्वांटिटी और वी विल वील सी व्हाट वी डू। जिनके पास, जिन्होंने पोजीशन क्लोज कर दी है उनको रीइनिशिएट कराएंगे, जिन्होंने क्लोज नहीं की है उसमें क्वांटिटी हो सकता है ऐड कराएं। तो मारुति इन जनरल, सीमेंट सेक्टर इन पर्टिकुलर इज़ लुकिंग बेरिश टू मी। स्टील सेक्टर में इस हफ्ते थोड़ा दबाव आ सकता है, ख्याल रखना होगा, वो करेक्टिव डिक्लाइन होगा, क्योंकि जिंदल स्टील या JSW स्टील ऐसा ब्रेकआउट दे चुके हैं, इनके टारगेट्स काफ़ी ऊपर हैं। वो हम बात करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात करें जो राइस इसने दिखाया है, जैसे हमने 542 पे जिंदल स्टील लिया था, कल 640 के करीब था। तो अब इमेजिन करो 100 रुपये की चाल कितनी होती है, और अभी भी मैं करूँ इसके अंदर बहुत दम है जिंदल स्टील, JSW स्टील के अंदर, हिंडाल्को के अंदर भी दम है। हिंडाल्को 1-2 बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुका है, लेकिन अभी चलना शुरू कर दिया उसने। हमने 430 के आसपास बाय करवाया था, कुछ स्टॉप लॉस दिया होगा 5 रुपये का, 6 रुपये का, ट्रिगर हो गया, दोबारा ट्राई की फिर भी ट्रिगर हो गया, इस बार वो चल पड़ा। तो ये थे नेगेटिव साइड के। पॉजिटिव साइड में जो लग रहे हैं, कुछ स्टील के स्टॉक, मैंने जैसे कहा कि कुछ स्टील के स्टॉक वीक लग रहे हैं, कुछ मेटल स्टॉक या स्टील के स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, कुछ फार्मा स्टॉक भी पॉजिटिव लग रहे हैं, और कुछ IT स्टॉक्स भी पॉजिटिव हैं। जो मिड कैप IT स्टॉक्स हैं, जैसे एम्फासिस है, या जैसे टेक महिंद्रा है, या परसिस्टेंट है, इनके टारगेट्स काफ़ी ऊंचे हैं। अगर मैं बात करूँ एम्फासिस की, इसका टारगेट है 2200 रुपये, पर अभी कितना है मुझे पता नहीं है, याद नहीं है मेरे को, परंतु ये अभी एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा इसका वीक पीरियड आने वाला है अगले हफ्ते से। तो जब वीक पीरियड आएगा, जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट इसने 1850 के अराउंड दिया था, मुझे याद है, हमने 1-2 बारी बाय भी कराया था। तो 1850 यहाँ जब भी आएगा, उसके बाद इसके जो टारगेट है 2200 है। सेम वे टेक महिंद्रा का टारगेट काफ़ी ऊंचा है, उसने बुलिश ब्रेकआउट दे चुका है। इसका मतलब तेज़ी अभी ओवरऑल ख़त्म नहीं हुई। स्टील में तेज़ी है, इसमें जो बताया मैंने अभी स्टॉक्स, उसमें तेज़ी है, मिड कैप IT स्टॉक्स के अंदर, और कई और सेक्टर भी हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में भी अभी तेज़ी है। तो कई सेक्टर हैं बुलिश हैं, इसलिए ये मान के मत चलो। डेफिनेटली मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट ने 16,828 या 818 से चलना शुरू किया, और कल 567 को टच कर दिया था। तो 2700 पॉइंट का राइज था, करीब 2767 पॉइंट्स, और वो बन रहा था 16.4%। और बैंक निफ्टी ने जो 38,613 से चलना शुरू किया है 45,655 विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन, इसने 7,000 पॉइंट का राइज दे चुका है मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में, और ये 18.3% के करीब चला है। दोनों में एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन ड्यू है। स्ट्रॉन्ग करेक्शन कितनी होगी, अगर हम कंजर्वेटिव भी ले लें 25%, 2700 का 25% कितना हो गया, करीब 700-800 जो है पॉइंट हो गया। 28 का 3/4, तो 700 पॉइंट का करीब होना चाहिए। तो 700 पॉइंट अगर वहाँ से गिरता है तो ये लगता है कि 18,800-700 के करीब आ सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी उतना प्रोपोर्शनलिटी उतना आएगा, पर ये अभी कुछ सिग्नल नहीं आया, वो मैं बताऊंगा। मेरे को लग रहा है कि ये जो रिवर्सल में की बात कर रहा हूँ मैं, कि 21 तारीख से 20 तारीख से जो रिवर्सल आएगा, हो सकता है उस दिन के बाद ये रिवर्सल एक्सपेक्टेड जो है वो शुरू हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा पिछले हफ्ते का हाल, और कितना प्रॉफिट कमाया ये मैं मानता हूँ कि ये हर इंसान नहीं कमा सकता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कमोडिटी में काम करते हैं, कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स में काम करते हैं, कुछ सब में काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर 10% ऑफ दी प्रॉफिट भी अगर कमाया, जो हम यहाँ बता रहे हैं, 10% भी अगर कमाया तो नॉट बैड। अगर हफ्ते के अंदर आपको 30,000, 40,000, 50,000 अगर मिल सकता है, तो व्हाट एल्स डू यू वांट। हमारे पास तो कई कम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, सर जी हमने
एक दिन में 70,000 कमा लिया, एक दिन में 1 कमा लिया, 2 कमा लिया, वेरी गुड। कोई थम्स अप करता है, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, कोई मतलब हमें भी खुशी होती है कि जब वीडियो, जो फ्री का वीडियो देखने वाले भी जब कमाते हैं और कम्प्लीमेंट भेजते हैं तो हमें खुशी होती है डेफिनेटली कि हमने वीडियो बनाया तो उनमें उनको कुछ मतलब फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। विश यू ए वेरी वेरी नाइस वीकेंड and profitable next week. Thank you.